तो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी हब में। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 1 के बारे में। तो आर्टिकल 1 बताता है कि इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स हैं और उनको कहाँ कहाँ किस शेड्यूल में रखा गया है और किस सब क्लॉज में रखा गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 आता है। उसमें बोला गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का जिक्र किया गया है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं वो एज एन एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा के विभिन्न प्रिंसली स्टेट्स को मिला के बनाया गया है। जैसे अमेरिका में टेक्सास वगैरह, कैलिफोर्निया वगैरह स्टेट्स एज एग्रीमेंट पार्ट हैं और वो कभी भी अलग हो सकते हैं अपने स्टेट्स असेंबली में एक बिल पास करके। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। सब क्लॉज 2 में बात किया गया है द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम लिखे होते हैं। थर्ड सब क्लॉज में बात किया गया है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल ओनली। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है। और सी में बताया गया है कि सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, जैसे कि गोवा को एक्वायर किया गया था, बाद में पुडुचेरी को एक्वायर किया गया था, तो वो सब क्लॉज सी के पार्ट। आर्टिकल 2 के बारे में तो एक शॉर्ट इसके लिए अपलोड पहले ही कर दिया गया है, लेकिन उसमें एक डिटेलिंग में नहीं है, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये आर्टिकल 2 में मेनली बात करता है कि पार्लियामेंट को ये पावर दिया हुआ है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट जो नए स्टेट्स का होगा, जो कि पहले इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं थे, उनको इस आर्टिकल के थ्रू कैसे इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया जाए, ये पावर पार्लियामेंट को इसमें दिया गया है। और पार्लियामेंट में बाय लॉ डिसाइड कर सकता है अपने टर्म्स एंड कंडीशन कि कैसे उसको इस्टेब्लिशमेंट करना है, कैसे उसको एडमिशन करना है इंडियन यूनियन में, इंडियन यूनियन का पार्ट कैसे बनाना है, उसको एक्सेशन करके या फिर एग्रीमेंट के थ्रू बनाना है या फिर उनके प्लेबिसाइट के थ्रू बनाना है कि वही उनके सब्जेक्ट्स वोट करें और वो डिसाइड करें कि इंडिया यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं। तो इसके लिए एक आर्टिकल 2A भी बनाया गया है, जो कि 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा बनाया गया था, जो कि सिक्किम को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाने के लिए बनाया गया था। सिक्किम 1975 से पहले इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं था और एक इंडिपेंडेंट मोनार्की था, वहाँ के राजा थे, रूल करते थे, उन्हीं के रूल के अंडर ये चलता था। चूँकि ये लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किए थे 1947 में, इसलिए ये इंडिया का पार्ट नहीं थे। लेकिन जब 1974 में एक एक्ट बनाया गया और वहाँ पे एक प्लेबिसाइट करवाया गया, तो उनके लोगों ने वोट दिया कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 2A आर्टिकल बनाया गया और ये इंडियन यूनियन का पार्ट बन चुके। लेकिन उसके बाद इस काम को होने के बाद ये आर्टिकल रिपील कर दिया गया 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा। चूँकि अब सिक्किम इंडियन यूनियन का पार्ट था और एक फुल फ्लेज्ड स्टेट था, तो ये आर्टिकल रखने की ज़रूरत नहीं थी। और एक आर्टिकल का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट दैट इज स्टेट्स विच वे आर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर इन इंडियन यूनियन। तो ये इसमें बात करता है कि सिक्किम तो अब इंडियन यूनियन का पार्ट बन चुका, लेकिन अगर कोई और भी स्टेट्स अगर हम लोग चाहें तो वो एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि अगर इन फ्यूचर केस अगर मान के चलिए कि पाकिस्तान को हमें एक्वायर करना होगा, तो वो ये आर्टिकल 2B यूज होगा, क्योंकि आर्टिकल 2A सिक्किम के एवज में बात करता है। अब आर्टिकल 2B अगर हम लोग यूज करेंगे, उसमें किसी नए स्टेट्स को ऐड करने के लिए बात होगी। तो पाकिस्तान का अगर सिंध प्रोविंस हम लोग को एक्सेशन करना है तो वो आएगा इसमें। अगर हमको तिब्बत पे एक्सेशन करना है तो वो आर्टिकल 2B में आएगा। तो फुल फ्लेश्ड बात यही है कि आर्टिकल 3 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इंडियन यूनियन का पार्ट जो पहले से स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उसको काट के अगर 2 राज्य बनाना है, उत्तर प्रदेश में मान के चलिए पूर्वांचल, उसको अलग कर देते हैं। तो ये अगर जब करना होगा तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 का यूज करना होगा। लेकिन अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करके उसको इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना है तो आर्टिकल 2B यूज होगा, क्योंकि 2A सिर्फ सिक्किम के लिए बनाया गया था। धन्यवाद। आर्टिकल 3 डिस्कस करता है कि पार्लियामेंट किसी कानून के द्वारा कैसे किसी स्टेट के एरिया को चेंज कर सकता है, कोई नया स्टेट बना सकता है 2 स्टेट के टेरिटरीज़ को मिला के, या फिर एक ही टेरिटरी से कोई नया स्टेट बना सकता है, किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकता है, किसी स्टेट के एरिया को डिक्रीज़ कर सकता है, किसी स्टेट के बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकता है। मतलब एक
स्टेट के बाउंड्री चेंज करके उसको दूसरे स्टेट में मिलाया जा सकता है, या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग बाउंड्रीज उसके चेंज की जा सकती है और अलग अलग स्टेट में मिलाई जा सकती है, और स्टेट के नाम भी चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये बिल कभी भी पार्लियामेंट में अगर आएगा तो उसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा। जैसे कि मनी बिल में अप्रूवल लगता है कि मनी बिल को कभी भी पार्लियामेंट में डिस्कस किया ही नहीं जा सकता है या फिर टेबल किया ही नहीं जा सकता है जब तक प्रेसिडेंट अप्रूवल ना दे। तो इसके लिए भी अगर किसी स्टेट को नया फॉर्म करना है या उसका नाम चेंज करना है या फिर उसके बाउंड्रीज़ को अल्टर करना है या फिर स्टेट का एरिया को बढ़ाना है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा। उसके बाद उसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा, तब जाके दोनों हाउस से बिल पास होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट का एक्सेंट लगेगा, तब जाके वो बिल पास माना जाएगा और वो एरिया चेंज हो जाएगा। आर्टिकल 4 बताता है कि जो भी लॉ आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा बने हुए हैं, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट वर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी और अल्टरिंग ऑफ बाउंड्रीज या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम द टेरिटरीज पार्ट विद इन इंडिया, तो उसके लिए जो भी आर्टिकल बनेंगे वो ये भी प्रोविज़न कंटेन करने चाहिए कि वो फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करें और फोर्थ शेड्यूल को अमेंड करें। क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में बात किया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में और उसके कितने पार्ट हैं, कहाँ पे उसका बाउंड्रीज डिसाइडेड हैं, तो उसके लिए प्रोविज़न कंटेन करना ही ज़रूरी है क्योंकि वो स्टेट कहाँ है ये पता लग सके। और फोर्थ शेड्यूल में बात किया गया है राज्यसभा के सीट के बारे में और उनके डिमार्केशन के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक राज्यसभा सीट का एक्सटेंशन है, एक सीट कितना एरिया को कवर करता है। तो इसके लिए ये प्रोविज़न बनाना चाहिए कि कोई भी आर्टिकल 2 और 3 को अगर हैम्पर कर रहा है तो उसके लिए ये प्रोविज़न ज़रूर कंटेन करने चाहिए। और इसमें सब क्लॉज 2 कहता है कि नो सच लॉ मेड इन दिस आर्टिकल शैल बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 बताता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे हो, और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 ही यूज होता है। तो कोई भी अगर अल्टरिंग ऑफ बाउंड्रीज़ होता है या फिर चेंजिंग ऑफ नेम होता है किसी स्टेट का, यूनियन टेरिटरीज़ का, तो वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं माना जाएगा। और उसके बावजूद अगर किसी स्टेट को एक्वायर किया गया है इंडिया के द्वारा और उसको इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया जा रहा है तो वो भी आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आएगा। ये कोई भी आर्टिकल जो बनता है, जैसे कि आर्टिकल 2A बना सिक्किम को क्रिएट करने के लिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना गया, वो सिर्फ बना इसलिए कि वो एक इफ़ेक्ट दे सके। तो ये ऑर्डिनरी लॉ की तरह कंसीडर किया जाएगा रैदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भले यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को हैम्पर किया जा रहा है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी, और उसके लिए प्रेसिडेंट का पहले से ही एक असेंट चाहिए होता है। लेकिन जब आर्टिकल 2 और 3 के लिए क्रिएशन ऑफ स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट हम करते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट को कोई भी मतलब प्रेसिडेंट के असेंट की ज़रूरत नहीं होती है और स्पेशल मेजॉरिटी नहीं लगती है, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है। अगर कोई नया स्टेट बनाना है तो बस ये मेजॉरिटी रहनी चाहिए कि जितने भी प्रेजेंट हैं वहाँ पे लोकसभा में या राज्यसभा में, बस उनका 51% वहाँ पे अगर वोट मिल गया तो वो नया स्टेट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगा। आर्टिकल 368 के अंडर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएंगे जो कि पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये बेसिक फीचर को कभी भी चेंज नहीं कर सकते।